हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कल अपन ने सारणिक डिटरमिनेट एनसीईआरटी का चैप्टर 4.1 के बारे में कल अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे 4.2 के बारे में। देखो, कल अपन ने पढ़ा था कि सारणिक होती क्या है, डिटरमिनेट होता ही क्या है, तब उसकी वैल्यू, उसका मान अपन कैसे निकालते हैं। उसी के साथ आज अपन पढ़ेंगे डिटरमिनेट की प्रॉपर्टी, सारणिक के गुणधर्म। देखो, गुणधर्म फिर आपके यूज का होंगे, वो भी पढ़ेंगे। इससे पहले आप बने रहिएगा हमारे साथ। अपन पढ़ेंगे पहले गुणधर्म, फिर पढ़ेंगे उन प्रॉपर्टी का यूज। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के आपके 4.2 में ओनली फॉर इसे गुणधर्म का यूज दिया हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेट, इसके गुणधर्म दिए हुए हैं और उन गुणधर्म का आपको कैसे यूज करना है वो आपको दिया गया है। अब देखो, पहला गुणधर्म क्या है आपके, कि यदि आपके पास एक सारणिक है और उस सारणिक का परिवर्त आप जानते हो क्या होता है। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हो। एक सारणिक, एक अवयव और उसके परिवर्त अवयव का जो सारणिक का मान होता है वो समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप सारणिक में पंक्ति तथा स्तंभ को चेंज कर देते हो, पंक्ति तथा स्तंभ, सभी पंक्ति और सभी स्तंभ को यदि आप चेंज कर देते हो तो सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, यदि सारणिक में सभी पंक्ति तथा स्तंभ को परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपको परिवर्तन यदि आपको दिया गया है, देखो, यदि आपको ए दिया गया है और ए में यदि आप सभी पंक्ति को और सभी स्तंभ को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए का परिवर्त। तो आपको क्या बोला है कि ए और ए के परिवर्त का सारणिक का मान क्या होता है, समान। सारणिक के मान पर कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेट ऑफ ए बराबर होगा डिटरमिनेट ऑफ ए डैश के। डिटरमिनेट ऑफ ए बराबर होगा डिटरमिनेट ऑफ ए डैश के। आप इसको देखो, एग्जाम्पल समझ सकते हो। देखो, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको सिर्फ समझना ही है। देखो, 1 2 3 और 1 2 3 4 मान लो। देखो, इसके सारणी का मान क्या होता है, अपन ये करेंगे ऐसे गुणा माइनस का ऐसे गुणा, यानी 4 माइनस का 6, 4 माइनस 6 माइनस का 2। ये क्या, इसका यदि आप परिवर्त निकालोगे, इसका परिवर्त यानी कि ए ट्रांस क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभ को पंक्ति में, तो देखो क्या हो जाएगा 1 2, इसको ऐसे और ये इसको क्या हो जाएगा 3 और 4। क्या हो गया, यदि आप इसका परिवर्त निकालोगे तो ये क्या है, परिवर्त है ना, परिवर्त की वैल्यू निकालो, ऐसे गुणा माइनस का, ये वाला गुणा क्या हो जाएगा 4 माइनस का 6 बराबर है माइनस का 2। देखो, इसका भी क्या है -2, इसका भी क्या है -2, यानी ए का और ए के परिवर्त के सारणी का मान हमेशा क्या होता है, बराबर। ये आपके पहला गुणधर्म है, लिखो एक बार ये। अब देखो, अपन पढ़ेंगे अगला गुणधर्म। पहला गुणधर्म आपको बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा, अपन ने एग्जाम्पल के दौरान भी समझाया साथ में। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा एग्जाम्पल। देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि यदि आप पंक्ति या स्तंभ को, एक पंक्ति या एक स्तंभ को आपस में एक्सचेंज करते हो, सभी पंक्ति या सभी स्तंभ को नहीं, किसी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ को आप यदि आपस में एक्सचेंज करते हो तो सारणी के मान का जो चिन्ह है, जो साइन है, वो चेंज हो जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो,
पहले अपन ये गुणधर्म लिखते हैं, फिर इसको अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखो, यदि सारणिक के पंक्ति या स्तंभ को अन्य पंक्ति या स्तंभ के साथ चेंज करते हैं, स्तंभ के साथ परिवर्तित करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो सारणिक के मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। साइन मतलब यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, जो अपन अभी एग्जाम्पल समझा है वही एग्जाम्पल लो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बार बार अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे। देखो जैसे कि मैंने क्या लिया है, 1 2 3 और 4। देखो इसका मान क्या आता है, 4 गुणा 4 माइनस 6 माइनस का 2। अब देखो यदि मैं इसमें क्या करता हूँ, ये मान लो दूसरी सारणी है, मैं इसकी किसी पंक्ति को चेंज करता हूँ, मतलब दूसरी वाली पंक्ति को पहले जगह, पहले वाली को दूसरी जगह, ये लिखा ना, किसी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ को आपस में चेंज कर दो। तो मैंने क्या किया, नीचे वाली पंक्ति को ऊपर भेज दिया है, ऊपर वाली पंक्ति को नीचे लिया। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 4 1 और 2। अब देखो इससे सारणी का मान निकालो, क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 4, 6 माइनस का 4 कितना आया, प्लस का 2। मान होगा वही है, वैल्यू होगी वही है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा। क्या बोला मैंने, ओनली फॉर चिन्ह चेंज होगा। ये माइनस का 2 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। जैसे कि देखो यदि आपको इसे दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये दे दिया, बोल दिया है इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी सी मान लो। ऐसे अपन ने माना है ओनली फॉर, है ना, और कुछ नहीं किया, अपन ने ओनली फॉर माना है। इसने क्या बोला, मान लो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी सी। कंपटीशन एग्जाम में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का अपन यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको बोल दिया इसकी वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, तो एक दूसरा मैट्रिक्स है, क्या है, बी ई एच ए डी जी सी एफ आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। देखो इसने क्या किया है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ए बी सी, माना है इसकी वैल्यू ए बी सी नहीं है, मैंने माना है इसकी वैल्यू क्या है, ए बी सी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो सी एफ आई, यहाँ क्या सी एफ आई सेम का सेम है ना। इसने क्या किया है, इन दोनों स्तंभ को आपस में चेंज कर दिया है। इस वाले को आगे भेज दिया, ए डी जी हो गया, आगे भेज दिया, और बी ई एच हो क्या हुआ, इस तरफ लिया। यानी इसने क्या किया है, दो स्तंभ को आपस में चेंज किया है। दो स्तंभ को आपस में चेंज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा क्या हो जाएगा, ए बी सी, साइन चेंज होगा क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब देखो अब यदि इसने ऐसा और कर दिया कि इसको और घुमा दिया, इसको आगे भेजे, इसको पीछे लिया, यानी वापस साइन चेंज हो जाएगा, वापस माइनस ए बी सी का क्या हो जाएगा, ए बी सी। आपको ये भी प्रॉपर्टी, ये गुणधर्म आपको समझ में आ गया होगा। यदि दो स्तंभ या दो पंक्ति को आपस में अपन एक्सचेंज करेंगे तो सारणी के मान में साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। लिखो ये, अब अपन पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी, अगला गुणधर्म। दो गुणधर्म आपको बड़े तरीके से समझ में आ गए होंगे, मैं ये आशा करता हूं। फिर अपन पढ़ेंगे एक प्रॉपर्टी गुणधर्म नंबर 3। अब देखो गुणधर्म 3 क्या है, कि यदि पंक्ति, सारणी में कोई पंक्ति, दो पंक्ति या दो स्तंभ के जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, यदि समान हो, इक्वल हो, तो उस सारणी के, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। देखो यदि
सारणी के दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव यानी कि एलिमेंट्स समान इक्वल हो तो सारणिक का मान डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 0 होगी। देखो कैसे होगी, समझो एग्जाम्पल से। देखो जैसे मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3, लिख दिया 1 2 3 4 5 6, दो पंक्ति की वैल्यू बराबर है ना, 1 2 3 1 2 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। 100% है। देखो करके देख लो। वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दो, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दो। कल अपन ने पिछले वीडियो में अपने देखा है कि सारणी का मान कैसे निकालते हैं। देखो साइन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का प्लस। अब देखो एक लिया, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 12 12 माइनस का 15, 12 माइनस का 15। अब सीधा करना है आपको, सारणी लिखना बार बार जरूरी नहीं है। आपको यदि बोर्ड एग्जाम में है आप, तो आपको जितना आप क्वेश्चन को लंबा कर सकते हो उतना आपको लंबा करना चाहिए विथ थ्योरी के साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नंबर आपको थ्योरी और मेथड के मिलते हैं। आंसर के आपको कोई नंबर नहीं देगा, नॉलेज के आपको कोई नंबर नहीं देगा। आप में कितना नॉलेज है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई पता नहीं है। आपने कॉपी में क्या लिखा है, कितना विस्तृत तरीके से लिखा है, आपके लिखने का तरीका, वो आपके नंबर ला सकता है। देखो मतलब कोई बच्चे होते हैं 100 नंबर वाले, उनके 100 नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़े में दिक्कत करते हैं। जैसे दिया गया हमें क्या याद करना है, ये सिद्ध करना है, वैसे, या फिर वो कुछ स्टेप शॉर्ट में लिख देते हैं। इसके कारण एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो आपको करना क्या, बोर्ड एग्जाम में आप जितना विस्तृत रूप से लिख सकते हैं उतना आपको लिखना है। फिर मैं आपको जब बोर्ड की मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा उस टाइम में आपको प्रत्येक क्वेश्चन बता दूंगा, किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, कैसे लिखना है। समझ गए? अब देखो अभी अपन सीधा कर रहे हैं, फिर क्या होगा? यहाँ क्या है? 2, यानी ये माइनस का आ गया ना, ये बात नहीं होनी चाहिए, माइनस का 2, ये वाला स्तंभ गया, ये वाली पंक्ति गई, क्या हो जाएगा? 6 माइनस का 12, 6 माइनस का 12, 6 इंटू 1 है 4 माइनस का 12, फिर क्या? प्लस का 3, प्लस का 3। अब देखो ये वाला स्तंभ गया, ये वाली पंक्ति गई, क्या होगा? 5 माइनस का 8, 5 माइनस का 8। अब देखो क्या हो जाएगा? ये 12 में से 15 गया, माइनस का 3, ये क्या जाएगा? देखो 6 में से 12 गया, माइनस का 6, माइनस 6 को -2 से गुणा करेगा, प्लस का 12। यहाँ देखो क्या हो जाएगा? 5 में से 8 गया, माइनस का 3, -3 को गुणा करेगा 3 से, माइनस का 9। अब देखो -3 और -2, -9, -3 और -9 कितना हो गया? माइनस का 12 और प्लस का 12, सब क्या हो जाएगा? 0। आपको बड़े तरीके से समझ आ गया। यदि किसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान है तो उस सारणी की वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे देखो एक एग्जांपल से और समझ लो। यदि आपको इसे दे दिया, ये दे दिया कि ABC DEF अगेन ABC, आपको बोल दे इसकी वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? यदि आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, यदि आपको गुणधर्म याद नहीं है, ये आपके काम आएगा। एक तो कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण काम आएगा, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन हैं उसमें अपन सीधा लिख सकते हैं कि इसकी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हैं, इसलिए सारणी की वैल्यू क्या होती है? 0। लेकिन इससे ज्यादा ये काम आएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में, जेईई मेंस, नेवी एयरफोर्स, एनडीए जैसे एग्जाम में। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया, बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें सारणी का मान क्या होगा, यदि आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसको आप विस्तार करके, प्रसार, एक्सपांशन करके आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वरना क्या करोगे? देखोगे पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति दोनों क्या है? बराबर है। फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट रो एंड थर्ड रो क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, यानी इसका मान क्या होगा? सीधा 0। तो आप क्या लिख सकते हो? सीधा 0। आंसर क्या आएगा? सीधा 0। लिखो एक बार ये प्रॉपर्टी, फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखो इसी के साथ एक प्रॉपर्टी आप और देख लो, उसको आपको ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है।
देखो प्रॉपर्टी क्या है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है शायद, और होगी एनसीईआरटी में, मतलब क्वेश्चन में तो आपके यूज किया गया है कि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव यदि शून्य हो, जीरो हो, तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ये मैंने आपको पिछले जो लेक्चर है उसी में आपको बताया था कि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ, रो या कॉलम के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स, सभी अवयव शून्य यानी कि जीरो हो तो सारणी का मान भी क्या होगा, सारणी का मान शून्य होगा। ये आपने किससे निकाला, अब देखो इसे निकालने का तरीका क्या हुआ, अब देखो जैसे एग्जांपल से समझो, आपको ऐसे दिया गया है ABC 2 3 1 2 3 0 0 0। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, कि यदि आपको 3 into 3 का सारणी की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, और प्रसार अपन किसी भी पंक्ति, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, जिसमें जीरो ज्यादा हो उसके सापेक्ष आपको प्रसार करना है, ताकि आपको आसानी होगी। आसानी क्या होगी, देखो प्रसार करते हैं अपन क्या करते हैं, उस एलिमेंट को, उस अवयव को अपन गुणा करते हैं। तो देखो इसके थर्ड नंबर रो के सापेक्ष में यदि प्रसार करूंगा तो देखो इसके सापेक्ष प्रसार करूंगा, कुछ भी आएगा अपने कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीरो से गुणा होगा क्या हो जाएगा, जीरो। फिर क्या अगला एलिमेंट क्या है, जीरो। फिर कुछ भी हो लेकिन वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी हो जाएगा जीरो, यानी इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी बेटा, तरीके से लिखो एक बार, फिर पढ़ेंगे अपन अगली प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखो अगली पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में। इस प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है कि यदि आप सारणी के क्या पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करते हो, किसी अचर संख्या से गुणा करते हो, किसी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के सभी अवयव को, एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव को आप किसी अचर संख्या k से गुणा करते हो, तो सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, k गुणा। देखो सारणी के क्या किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को अचर k से गुणा करें तो सारणी का मान भी के गुणा हो जाएगा। आप समझ गए, सारणी के पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या k से गुणा करेंगे तो सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, k गुणा। अब देखो इसका यूज कहाँ आएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज देखो कहाँ आएगा, यूज इसका यहाँ आएगा। जैसे कि कोई दो संख्या है, मान लो कोई दो संख्या है, जैसे देखो ऐसे मानो, जैसे कि अपन एग्जांपल से समझते हैं, यूज कहाँ है ना, आराम से समझना। देखो यदि आपको ऐसा दे रखा है ये बी, ये सी, ये डी ई एफ, ये क्या है 2A 2B और 2C। अब देखो आपको पिछले वाली प्रॉपर्टी याद है कि यदि किसी सारणी के में दो पंक्ति या दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव समान है तो सारणी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या है A B C, यहाँ क्या है 2A 2B 2C, बराबर नहीं है, 2A 2B 2C है। तो देखो फिर यदि आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है, तो इस वाली प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है कि यदि आप किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को, किसी अचर संख्या k से गुणा करते हो
तो उसके सारणी का मान भी क्या हो जाता है, के गुणा हो जाता है। तो आप देखो उसको आप कॉमन भी ले सकते हो, उसको यदि आप कॉमन भी ले सकते हो। देखो जैसे कि मान लो एक सारणी आपको इस तरीके की ए क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्या किया है, इसके प्रत्येक अवयव को ए से गुणा कर दिया। देखो मैं जो ये स्तंभ है ना, स्तंभ के प्रत्येक अवयव क्या किया मैंने, ए से गुणा किया। ए से मतलब देखो इसको मैंने क्या किया, ए से गुणा कर दिया, 4 को भी ए से गुणा कर दिया, 7 को भी ए से गुणा कर दिया। देखो ये 2 3 5 6 8 9 ऐसे कैसे पढ़ा है। तो इसके जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, ए गुणा मतलब ये भी क्या हो जाएगी, ये लिखा ना, किसी पंक्ति या स्तंभ के, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के यदि आप अवयव को किसी के से गुणा करते हैं, या फिर इसको 2 से गुणा कर दो, मान लो जैसे देखो ये आपको समझ नहीं आएगा। अब इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा यानी कि 2 4 का 8 7 का 14, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 गुना। समझे आप, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के यदि आप प्रत्येक एलिमेंट को किसी निश्चित संख्या के से गुणा करोगे तो उसके सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। तो देखो यदि आप इसमें से के कॉमन ले लेते हो, यदि मैंने इसको 2 कॉमन ले लिया, 2 का आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप देखो इस 2 को आप यहाँ लिख दो, लिख सकते हो ना, जैसे 2 को ऐसे कैसे, जैसे मान लो ये है, इसका आप ए क्या है ना, इसको आप ऐसे लिख दो। बात तो ये कि मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया है, तो ये 2 है ना, ये 12 आ गया। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 2 12 लियो तो क्या जाएगा, ये 2 12 आ गया, 1 4 7। अब ये 2 से 2 कर सकता है, यानी आप वापस कॉमन है ले सकते हो। बाहर यदि आप कॉमन लगोगे तो कॉमन का आएगा या तो एक पंक्ति में से या फिर एक स्तंभ में से। यदि आप किसी संख्या को कॉमन निकालोगे, सारणी में कॉमन निकालने का तरीका क्या हुआ आपको इससे समझ आ गया होगा। यदि आप कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, या तो एक सारणी में से सारा कॉमन आएगा या फिर एक स्तंभ में से सारा कॉमन आएगा। तो देखो आप इसमें क्या रहे हो, आप इस 2 को बाहर निकाल दो, मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, तो क्या जाएगा, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ए बी सी, ये पी ई एफ, ये भी ऐसा का ऐसा रहेगा। मैंने कॉमन कहां से निकाला है, ओनली फॉर तीसरे स्तंभ से। कॉमन कहां से निकाला, ओनली फॉर तीसरे स्तंभ से। तो देखो 2 बार 2 बार कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा ए बी सी, पीछे क्या बचेगा ए बी सी। अब देखो ये दोनों बराबर है, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ बराबर है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और 0 को 2 से गुणा करो तो क्या वैल्यू आएगी 0। ये आपके यहाँ काम आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी आपके यहाँ काम आएगी। कहाँ काम आई, यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में समांतर हैं, समांतर यानी कि कुछ गुणा है। देखो यदि इक्वल है तो क्या होगा 0, यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान है तो क्या होगा 0। समान के साथ साथ यदि 2 समांतर भी हैं, समांतर मतलब क्या हुआ, जो गुणा है उसको अपन कॉमन ले आएंगे, बाहर लेंगे, फिर दोनों क्या होगी वापस बराबर हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा इसका मान 0। उतारो एक बार ये। अब देखो अपन पढ़ लेंगे अगले प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि यदि किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के अवयव, पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव या तो सभी या कुछ अवयव यदि योग के रूप में लिखे हुए हैं, यदि योग के रूप में लिखे हुए हैं तो हम उनको सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो पहले अपन देखो एग्जांपल समझते हैं। ये देखो ऐसे लिखा हुआ है कि 1 + a 2 + b 3 + c 4 5 6 7 8 9। तो इसको आप यदि ये अवयव क्या देखो योग के रूप में ना, सारणी के में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव यदि योग के रूप में हो तो आप इसको सारणी के योग के रूप में लिख सकते हो। कैसे देखो इसको अलग अलग कर दो, देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। योग अलग, बीच में क्या प्लस का साइन है ना, तो प्लस का, नीचे तो ये सेम ही रहेगा, ऊपर क्या जाएगा ए बी सी है ना, प्लस में क्या जाएगा ए बी सी, यहाँ क्या जाएगा 4 5 6 7 8 9। इसको आप ऐसे सारणी के रूप में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे अपन कि किसी सारणी के, देखो सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी या कुछ अवयव यदि योग के रूप में है, यदि योगफल
के रूप में हो तो उसे हम सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये गुण दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इसका अपन यूज कहाँ करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे कि मतलब जैसे कि आप यहाँ समझ लो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है और देखो थोड़ा बहुत मैं इसको चेंज करता हूँ एग्जाम्पल को। देखो इसका यूज कहाँ आएगा, आप बोलोगे सर अभी इसका यूज कहाँ आएगा, आपने ऐसे लिखवा दिया। मैथ में कोई चीज अपन ऐसे नहीं लिखवाते हैं। देखो जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है, ये मानो क्वेश्चन वापस देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी नहीं ऐसे देख लो जैसे कि अब देखो ऐसे लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे। देखो यदि आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप क्या करोगे कि इसको अलग अलग योगफल के रूप में लिख दोगे, या फिर देखो योगफल के रूप में नहीं भी लिखो तो आपने कल पढ़ा था कि यदि किसी सारणिक के आपने पढ़ा था कि उसमें अवयव में कि यदि आपने पढ़ा है वो क्या बोलते उसको प्रथम रूपांतरण विधि के द्वारा संक्रिया पढ़ी है जो अपन ने, संक्रिया में अपन क्या करते थे कि यदि अपन दो को जोड़ दें, यदि दो रो को आपस में जोड़ दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यदि आप इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हो ना, पहला तरीका आपके पास ये है। आप क्या करोगे इन दोनों को आपस में जोड़ के लिख दो, जोड़ के लिखोगे क्या हो जाएगा a+1 b+1 और सॉरी a+1 b+2 और c+3। तो देखो ये और ये सेम हो जाएगा ना, यदि जोड़ के लिखेंगे तो सेम हो जाएगा, और यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ सेम हो गए तो वैल्यू क्या हो गई 0। आपका काम खलास वही हो गया। तो गुण धर्म के यही काम आते हैं। प्रॉपर्टी कहाँ काम आती है, क्वेश्चन को सॉर्ट करने में। यदि आप इसको पूरा यदि विधि से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यदि आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप क्या करोगे इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के दोनों क्या हो जाएगी सेम, और सेम मतलब क्या हो जाएगी 0। या फिर देखो इस वाली प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। अलग अलग कैसे लिखोगे, देखो मैंने क्या किया, इसको 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 ABC, नीचे क्या है 1 2 3। फिर मैंने क्या किया ABC को अलग लिख दिया, ABC, नीचे भी क्या है ABC 1 2 3। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति सेम आ रही है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसमें देखो ये दोनों पंक्ति सेम आ रही है, इसमें तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0, एंड टोटल वैल्यू क्या आएगी आपके पास है 0 आएगी। आगे आपको बड़ा तरीके से समझ में अपने इसका यूज कैसे करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आपको कोई भी गणित के टीचर, मैंने कोई भी यदि सर हो या फिर कोई भी बुक हो उसमें ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, किसी चीज का यूज है तभी लिखा हुआ है। मैथ का सबसे बड़ा फैक्ट यही ही है कि जो चीज यूज की है वो ही आपको लिखी गई होगी। लिखो एक बार ये, फिर अपन पढ़ेंगे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखो अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, देखो कि यदि आप सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को आप जोड़ देते हो या फिर गुणा करके जोड़ देते हो तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो प्रॉपर्टी क्या है, सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयव को किसी संख्या से गुणा करके या किसी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट संगत अवयव को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ दो या फिर सीधा जोड़ दो, किसी संख्या से गुणा करके जोड़ने पर सारणी का मान परिवर्तन नहीं होता है, सारणी का मान परिवर्तित नहीं होगा। अब देखो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ, जैसे कि
मैंने ऐसा लिखा है ए बी सी डी, देखो डी, ये मान लो डी ई एफ और 1 2 3 मान लीजिए। देखो अब मैंने क्या किया, यदि मैं ये क्या है ए, यदि यहाँ क्या लिखा, यदि किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को आपस में जोड़ दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखो मैं जोड़े कैसे लिखूं, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। देखो मैंने क्या लिखा है a+1 b+2 और c+3। मैंने क्या किया है, जो थर्ड वाली रो है इसको मैं इस रो के साथ जोड़ के लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, ए को एक साथ जोड़ दिया, 2 को इसके साथ, 3 को इसके साथ, फिर क्या किया मैंने डी ई एफ, ये जो पड़ा जो 1 2 3 मैंने क्या किया है, पहली वाली पंक्ति में तीसरी वाली पंक्ति को जोड़ के लिखा है तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसकी वैल्यू यदि 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अब देखो ये लिखा ना मैंने कि किसी पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयव को गुणा करके लिखो। मैंने क्या किया, सीधे सीधे लिखा, यदि गुणा करके मतलब 2 से गुणा करके लिख दो। जैसे इसको देखो 2 से गुणा करके क्या हो जाएगा 2 4 6, 2 से गुणा करके लिख दो। जैसे देखो 2 से गुणा करके लिखा मैंने, क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6। मैंने क्या किया, इस पंक्ति को 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दिया है तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब देखो आपने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि यदि योग के रूप में है तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखो अलग अलग लिखो, वापिस अलग लिखेंगे तो वो आ जाएगा ए बी सी, नीचे क्या है डी ई एफ, फिर क्या 1 2 3 1 2 3। इसमें देखो क्या है 2 4 6, 2 4 6 ना, तो 2 को वापिस कॉमन ले लो, 2 4 6 में वापिस 2 को कॉमन ले लो। देखो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा 1 2 3 डी ई एफ, अगेन 1 2 3। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, ये है ना, तो ये देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है बराबर, फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। पीछे क्या बचा ओनली 4, ये सीमित है, ये और ये सीमित है। आगे समझ में क्या करेंगे, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को किसी निश्चित संख्या k से गुणा करके यदि आप जोड़ोगे तो भी सारणी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप इस गुणधर्म से समझ चुके होंगे। ये एक बार बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करके समझा दूंगा। फिर यदि आपको डाउट है तो मैं जब एक्सरसाइज 4.2 का जो सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूंगा वो आप देख के अपना डाउट और क्लियर कर सकते हो। लिखो एक बार ये, फिर अपन करेंगे 1 2 क्वेश्चन। अब देखो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 क्या दिया गया है, ये आपको सारणी दे रखी है, बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, अब आपने क्या सोचा है, देखो यहाँ पे क्या है एक्स वाई, यहाँ क्या है जेड, यहाँ देखो क्या है वाई जेड, नीचे क्या है एक्स, यहाँ क्या देखो जेड एक्स, नीचे क्या है वाई। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये भी क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। यदि मैं इसको इसके अंदर जोड़ दूं, इसको इसमें जोड़ दूं और इसको इसमें जोड़ दूं तो ये सब क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यदि तीनों समान हो गए, तीनों एक्स वाई जेड हो गए तो मैं क्या करूँगा एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं फिर क्या करूँगा एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो, और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी है आपके कि यदि आप जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्या किया है R1 में क्या किया है R1 प्लस का R2, मैंने R1 और R2 को जोड़ा है। तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या हो जाएगा x प्लस का वाई प्लस जेड, अगला भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर ये क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे जेड एक्स वाई, नीचे क्या है 1 1 1। अब देखो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया है ना, बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे, देखो एक्स वाई जेड आप कॉमन ले सकते हो। तो देखो मैंने पूरे में कॉमन ले लिया, क्या आएगा एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, यदि कॉमन आ गया पीछे क्या बचेगा 1 1 1, इसमें क्या बचेगा जेड एक्स वाई, नीचे क्या है 1 1 1। तो देखो अब समझो, मैंने एक्स वाई जेड कॉमन लिया ना, कोई गलत नहीं किया है। अब देखो दोनों रो क्या है समान, फर्स्ट रो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या है इक्वल है, समान है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसकी वैल्यू 0 हो, इससे गुणा करेंगे तो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यानी पूरे की वैल्यू क्या होगी 0। ये देखो आपके प्रूफ हो गया। ऐसे आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा 4.2 से ही ये क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, परमानेंट है। एक क्वेश्चन आपके 4.2 से ही आएगा। मैं इसके आगे जरूर वीडियो बनाऊंगा, कल ही वीडियो बनाऊंगा या फिर आज शाम को ही आपके साथ अपलोड हो जाएगा इसके सॉल्यूशन का वीडियो, वो आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी अपने पढ़ी है ओनली फॉर थ्योरी, प्रैक्टिस करेंगे अपन अगले लेक्चर में। आप साथ बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठोक के माँ काल का नाम लेके ठोक दीजिए।